हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब भी एक केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं उसमें कुछ रिएक्टेंट होते हैं एरो से लेफ्ट की तरफ, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं। एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। जब ये जो रिएक्टेंट होते हैं और ये जो प्रोडक्ट होते हैं, जब इनको इनके सिंबल्स या उनके केमिकल फार्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और साथ में इस केमिकल इक्वेशन में एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो उनकी स्टेट होती है उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट जो है सॉलिड स्टेट में है तो उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई लिक्विड स्टेट में है तो एल से, और इसी तरह से कोई अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में है तो जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी तरह से एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर कोई, तो उसको ए क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन क्या होती है? एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। जैसे आपको पता है कि सॉल्यूशन कैसे बनती है, सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि सॉल्ट और वाटर को एक कंटेनर में लेते हैं। यहाँ पे जो सॉल्ट है ये क्या है? सल्यूट, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो उसके बाद इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे, जिंक जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो ये क्या बनाता है? जिंक सल्फेट, और साथ में एवोल्यूशन होती है हाइड्रोजन गैस की। जब इसको वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे जिंक को जिंक से ही जेड आई एन से रिप्रेजेंट किया है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, तो ये क्या है? एक वर्ड इक्वेशन है। अगर हम इसको जैसे यहाँ पे जिंक को जेड एन से रिप्रेजेंट किया है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से, बाकी वालों को भी इसी तरह से, तो ये हमारे पास क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। और इसमें केमिकल रिएक्शन में हमने साथ में रिप्रेजेंट किया हुआ है इनके स्टेट से भी, किस फॉर्म में है ये। तो उसके बाद अब देखते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हैं, दो ही एलिमेंट हैं, उनके एटम्स हैं, प्रोडक्ट में भी वही हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है इसके पीछे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, 1 2 3 कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसको हम लेके चलेंगे कि मैग्नीशियम का 1 एटम है रिएक्टेंट में, और यहाँ पे मैग्नीशियम का एटम प्रोडक्ट में भी 1 है। ये दोनों हैं बैलेंस्ड यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन लिया हुआ है, रिएक्टेंट में इसके 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में इसका 1 है। तो ये अनबैलेंस्ड है। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि बैलेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे वही रिएक्शन जो है हमने बैलेंस की है। मैग्नीशियम, यहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी यहाँ पे जो मैग्नीशियम है रिएक्टेंट में, कितने एटम्स हैं इसके? 2, और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है? 2। क्योंकि ये जो 2 है ये 2MgO इस तरह से है, ये सभी को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी कितना हुआ? प्रोडक्ट में 2। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं? 2, और प्रोडक्ट में भी कितने हुए? 2। तो ये एक रिएक्शन जो है ये क्या है? बैलेंस्ड है। अब बैलेंस इक्वेशन में क्या हुआ कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो क्या है? सेम है। और अनबैलेंस्ड में क्या होता है? इसका रिवर्स। तो अब जब भी हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम। अब है कि ज़रूरत क्यों है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। वो क्या कहता है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब केमिकल इक्वेशन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है अप्लाई होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनके बीच में ये जो एटम्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, इसीलिए हम करते हैं इक्वेशन को बैलेंस। तो आज के हम कुछ क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं जो आपने खुद ट्राई करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये आपस में मिलके बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड और अल्मोनियम सल्फेट ये मिलके बनाते हैं बेरियम सल्फेट और अल्मोनियम क्लोराइड। ये जो क्वेश्चन है ये आपने खुद ट्राई करने हैं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि एक जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वाटर, सॉरी, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, वाटर, H2O। अब हाइड्रोजन जो है हमारे सराउंडिंग में मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है H2 की फॉर्म में, और ऑक्सीजन भी इसी तरह से। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने नंबर हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम्स हैं, और इन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया। ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों बैलेंस हैं, यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं और यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके 2 एटम्स हैं और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये एक अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इसके लिए हमने जो एटम्स हैं उन सभी को अरेंज करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आ गया रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 2, और ऑक्सीजन के 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1। अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में इंक्रीज करना है एक, तो कैसे इंक्रीज होगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, और इसके लिए हम मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये 2 2 और 4, ये 4 हो गया प्रोडक्ट में, लेकिन रिएक्टेंट में क्या है, 2 है। तो अब रिएक्टेंट में इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हुए, 4, 2 2 और 4, और यहाँ पे भी 4, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2, क्योंकि ये 2 जो है ये ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।